नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें, बल्कि संभव हो सके तो सत्य हिंदी की मेंबरशिप ड्राइव से जुड़े, यानी बड़ी संख्या में सत्य हिंदी के सदस्य बने। और अब श्रवण जी से मुखातिब होते हैं। आज श्रवण जी से बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछने वाला हूं। दिलचस्प सवाल इस बात को लेकर यह है कि आखिर क्या कारण है कि ट्रंप इस वक्त बुरी तरीके से हिले हुए हैं ईरान वार को लेकर। हिले हुए का मतलब यह है कि एक जो सेंट्रल फैक्टर है, तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल उस एक फैक्टर को लेकर अगर हम चर्चा करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी दरअसल ट्रंप क्यों इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। अब आपके सामने एक नाम मैं लेता हूं, नाम है एमिली ग्रेगरी। आप कहेंगे ये कौन? तो मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल एमिली ग्रेगरी डेमोक्रेट कैंडिडेट हैं, और जहां पे डोनाल्ड ट्रंप का असली घर है यानी पाम बीच, मार-अ-लागो, ये उस क्षेत्र में आता है जहां से एमिली ग्रेगरी ने रिपब्लिकन के कैंडिडेट को हरा के चुनाव जीता है। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रंप अपने ही घर में चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, एक दूसरे कैंडिडेट है जिनका नाम है ब्रायन नेथन, जो दरअसल सेनेटर की रेस में इस वक्त आगे चल रहे हैं, वो भी डेमोक्रेट है। तो ट्रंप अपने ही घर में चुनाव हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तब से 12 ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें रिपब्लिकन स्टेट्स हैं या बैटल ग्राउंड स्टेट है, वहां पे ट्रंप चुनाव हार चुके हैं। रिपब्लिकन ने एक भी नहीं जीता, सारा डेमोक्रेट से जीता है। तो क्या यह कारण है कि ट्रंप बहुत जल्द इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते, या कोई और? जानेंगे श्रवण सर। आपने कहा 12 जगह ट्रंप हारे हैं। माफ करेगा, 2 दर्जन 2 दर्जन 24 29 सीटें हारे, 29 हाँ। सीटें फ्लिप की हैं। हाँ। बहुत बड़ी, जब से वो ट्रंप आए सत्ता में 29 सीटें डेमोक्रेट्स ने छीनी है। ट्रंप हिले हुए हैं। हम जो बातचीत है वो आपने पूरी खोल दी है, इसलिए कुछ इसमें बचता नहीं है। पर इसको इस तरह से देखें कि मोदी जी बनारस में हार गए हैं किसी विधानसभा में, या वडनगर की कोई सीट हार गए हैं, और अमित शाह गांधीनगर की कोई विधानसभा सीट हार गए हैं, या मणिनगर की कोई सीट हार गए हैं। हम जो इस समय पूरी चर्चा है सारे चैनलों पर, आशुतोष जी, वो इस चीज को लेकर है। वो लोग निकाल रहे हैं, इस चीज में लगे हुए हैं कि ट्रंप इतना डरे हुए क्यों हैं कि ईरान के साथ किसी भी कीमत पर समझौता करना चाहते हैं। अब जो ताज़ा खबर है कि ईरान वांस के साथ बात करने को तैयार है, और किसी के साथ एक ये चल रहा है, वो भी चल रहा है। एक ये खबर है कि पाकिस्तान को तैयार किया जा रहा है वेन्यू के लिए। पहले कतर हुआ करता था, पर आपने देखा कतर को किस तरह से कातर कर दिया है ईरान ने हमले करके उसके एनर्जी कॉम्प्लेक्स पर। जो अपन ने बात की थी पिछली चर्चा में कि उसके एलपीजी कॉम्प्लेक्स जहां से 20% दुनिया की सप्लाई होती है, उसको तहस नहस कर दिया। तो ट्रंप के डरने का क्या कारण हो सकता है कि वो किसी भी कीमत पर लड़ाई बंद करना चाहते हैं? कई कारण है आशुतोष जी। हम अभी हो सकता है कि एक लंबे समय तक इस चीज को समझ नहीं पाए, क्योंकि 4 सप्ताह की लड़ाई में ईरान ने अमेरिका और इजराइल को इस तरीके से नुकसान पहुंचाया है कि उसकी सालों साल भरपाई नहीं हो पाई।
दिक्कत क्या है कि जिस ईरान को ट्रंप 4 घंटे में या 4 रातों में या 4 दिन में समाप्त करना चाहते हैं, वो 4 सप्ताह तक ईरान उनसे लड़ रहा है। तो इसका ये जो अमेरिका की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उस पर क्या असर पड़ सकता है और ट्रंप क्यों डरे हुए हो सकते हैं, ये भी एक पक्ष है। यही पक्ष नहीं, ये भी एक बड़ा पक्ष है। इकोनॉमी भी है और ये जो बड़ा पक्ष है। आपने आपने जिक्र किया, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ इस चीज का कि अमेरिका में मिड टर्म के इलेक्शन नवंबर में होने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब किसी भी राष्ट्रपति के आधे कार्यकाल में मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, तो वो मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में होंगे। अब ये अगर जो अमेरिका में अभी जो हुआ, ट्रंप के घर में मारा लोगों में, या पाम बीच डिस्ट्रिक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट में जिस आदमी की हार हुई है, उसको ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पब्लिकली एंडोर्स किया था कि ये मेरे कैंडिडेट्स हैं। जो मतलब मेपल्स हैं, जॉन मेपल्स हैं, उनको सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा था, और ये कहा था कि पाम बीच के उनके जितने दोस्त हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मेपल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार ही जीता था, जिसने रिजाइन कर दिया, और वो फिर पाम बीच में क्लर्क बन गया, मार्गो। जैसा मैंने कहा कि डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, ये कर्टन रेजर है, ये अभी तो मिड टर्म इलेक्शन दूर है, और 29 सीटें फ्लिप कर चुका है डेमोक्रेटिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी से। अब इसमें देखिए, जो मुद्दा क्या है कि रिपब्लिकन पार्टी के पास कोई नेता नहीं है ट्रंप की पर्सनैलिटी का। जो हम बात करते हैं ना कि विपक्ष कहाँ है भारत में, विपक्ष का नेता कौन है, तो अमेरिका में ट्रंप का मुकाबला कौन करेगा, ये अभी तय नहीं है वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी में। पर वहाँ जनता हरा रही है ट्रंप को, और ट्रंप को जनता कहाँ हरा रही है, उनके ही घर में हरा रही है, फ्लोरिडा में हरा रही है। और ये खबर अमेरिका में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। मतलब हमारे यहाँ इसकी अभी चर्चा नहीं हुई है, पर अमेरिका में उसकी चर्चा है। इसके पीछे जो एनालिसिस आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं आशुतोष जी, कि ट्रंप के समर्थक उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो फ्लोरिडा में हुआ है, पाम बीच डिस्ट्रिक्ट में, वो ये है कि उनके समर्थक ही उनका साथ उन्होंने छोड़ दिया। 797 जो है वोट से हराया है, 2.4% की लीड ली है रिपब्लिक, जो कि बहुत बड़ी है। मतलब वहाँ अगर डिस्ट्रिक्ट के चुनाव में अगर गिने तो बहुत बड़ी जीत है। अब ट्रंप को आपने ईरान के लड़ाई में देखा कि नाटो के देश उनके साथ नहीं है, देश उनके साथ नहीं है। और इसमें जो कारण बताया गया है, ये जो फ्लोरिडा की जीत का, कि लोग महंगाई से त्रस्त है, इन्फ्लेशन से त्रस्त है, जरूरी चीज़ों की कमी से त्रस्त है। ये सारी चीज़ें आप भारत के संदर्भ में भी सोच लीजिए कि भारत में इस तरह की चीज़ें हैं क्या। इजराइल की तो पूरी तरह से कमर टूट चुकी है। इस हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जो हो रहा है वो ये है कि उनकी कमर पूरी तरह से इजराइल की टूट गई है। अब मुद्दा ये है कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये जो धक्का है ट्रंप के लिए, लगभग वैसा ही है जैसा गांधीनगर का और वाराणसी का मैंने आपको जिक्र किया। हमने इस चीज का जिक्र नहीं किया हमारी बातचीत में, हम ट्रंप को लेकर कर रहे हैं
कि ईरान युद्ध को लेकर क्या मोदी जी भी उतने ही सहमे हुए और डरे हुए हैं क्या, जितने ट्रंप हमको नजर आ रहे हैं। हम ये चीज भी बात कर ले कि इसके युद्ध के समाप्त होने से ट्रंप को फायदा हो रहा है। हम अभी इस चीज की बात बाद में करेंगे कभी कि इस युद्ध के समाप्त होने से भी मोदी जी को कितना नुकसान हो रहा है या होगा। हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे। चल रहा है उसमें तो नुकसान हो ही रहा, खत्म होने पर किस तरह का नुकसान हो रहा है। जो ईरान की ताजा धमकी है आशुतोष जी, जो इसी समय की धमकी है, उसने कहा है कि वो इजराइल के घरों पर और शेल्टर होम्स पर, शेल्टर प्लेसेस पर हमला करने वाला है। आप सोचिए कि ये जो एस्केलेशन है वो किस जगह पहुंच रहा है। वेस्ट एशिया संकट का सामना करने, आप एक मतलब हमने बहुत सारी चीजों पर जिन पर गौर नहीं किया, उसमें एक ये चीज है कि पश्चिम एशिया संकट का सामना करने में, तो संकट के कारण देश की चुनौतियों को लेकर संसद का सामना करने में पीएम को 3 सप्ताह क्यों लग गए। हमने नहीं पूछा सवाल कि आपने 3 सप्ताह क्यों लिए लोकसभा को ब्रीफ करने में कि ये संकट क्या है चल रहा। हालांकि आपने कई चीजों का जवाब नहीं दिया, पीएम ने बहुत सारी चीजों का नहीं दिया, अधिकतर चीजों का नहीं दिया, पर 3 सप्ताह बाद मोदी जी संसद में, लोकसभा में प्रकट हुए और फिर राज्यसभा में प्रकट हुए। उसके बाद ये ख्याल आया कि कांग्रेस ने जो मांग की, विपक्षी दलों ने मांग की कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। सरकार राजी हुई। अब जो ताजा खबर है, हम जिस समय बात कर रहे हैं उस समय अभी देर है, मतलब हमारी बातचीत के कोई 15-16 मिनट बाद वो बैठक शुरू होने वाली है, सर्वदलीय बैठक। पर उसमें प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, राजनाथ सिंह उसकी अध्यक्षता करेंगे। अब आप सोचिए कि वेस्ट एशिया संकट को लेकर प्रधानमंत्री इतनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और वो उस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर रहे। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुई बैठक 8 मई 2025 को जो बैठक हुई थी, उसका एजेंडा, उसकी प्रोसीडिंग देखें तो उस बैठक में भी पीएम नहीं थे, इस बैठक में भी पीएम नहीं है। जबकि ये जो बैठक है, ये संसद को जो बताना था या सर्वदलीय बैठक है, ये पहले सप्ताह में हो जानी थी। दूसरी चीज ये कि क्या हमने मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज को लोकसभा में और राज्यसभा में स्टडी किया क्या, जब वो भाषण दे रहे थे? क्या वो वैसे ही बोल रहे थे जैसा उन्होंने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए जितने आक्रामक तरीके से बातचीत की थी, क्या उसी अंदाज में थे कि बहुत ही थके हुए, निराश, एक कागज को पढ़ते हुए हम प्रधानमंत्री को देख रहे थे, जो दाएं बाएं में नहीं देख रहा है, केवल या तो सभापति की तरफ देख रहा है या अपने कागज की तरफ देख रहा है। हम जिस बात को कंक्लूड करना चाहते हैं आशुतोष जी, वो ये है कि हम न सिर्फ अपनी इकोनॉमी के कोलैप्स को देख रहे हैं, चारों तरफ जो अभी एलपीजी को लेकर और पेट्रोल को लेकर जो धुआंधार मचा हुआ है देश में, चाहे अफवाहों के कारण मचा हुआ हो, चाहे कांग्रेस ने पैदा कर दिया हो, आप किसी के भी नाम उसको मर सकते हैं, पर हम जो कोलैप्स देख रहे हैं, एक्चुअल कोलैप्स, वो हमारी लीडरशिप के चेहरों पर देख रहे हैं। हम अपने प्रधानमंत्री के चेहरे पर पढ़ रहे हैं कि ये वो जो है कि किस तरह के डिप्रेशन में हमको हमारी लीडरशिप नजर आ रही है। ट्रंप पूरी तरह से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, एट ए टोटल लॉस, इस समय वो अपनी आक्रामक मुद्रा पूरी की पूरी खत्म हो गई है। और वही चीज हम अपने यहाँ मोदी जी को देख रहे हैं। दुनिया में मध्यस्थकारों के जो मीडिएटर्स हैं, उनके सारे मीडिएटर्स के हम चेहरे बदलते हुए देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे रिप्लेस कर दिया, जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट होते हैं ना घुटनों के, तो
दुनिया के घुटनों के रिप्लेसमेंट चल रहे हैं कि मोदी जी का घुटना निकाल के उन्होंने पाकिस्तान का घुटना फिट कर दिया है। दुनिया भर के शासकों में डर है इस समय कि ये जो युद्ध है, आपने शायद गौर किया, मैं तो देख रहा था, इटली में एक पोल हुआ अभी किसी जस्टिस रिफॉर्म्स को लेकर, उसमें मेलोनी हार गई उस रेफरेंडम में, ओपिनियन में। सारी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। और आज की तारीख में जो मैं जिस बात का जिक्र करना चाहता हूँ, अभी मैंने फ्लोरिडा से शुरू की, आपने भी फ्लोरिडा से शुरू की, मैं अपने दर्शकों के लिए या सत्य हिंदी के दर्शकों के लिए, कि भारत में अगर आज चुनाव हो जाएं किसी भी तरह, आप कह दीजिए कि कोई विपक्ष नहीं है, कोई राहुल गांधी वगैरह नहीं है, तो क्या 2024 में जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे भी रिपीट हो पाएंगे क्या? इसमें जनता, मतलब जो जनता की तरफ हम देख रहे हैं वो, मतलब इस विषय पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे कि सरकार, बीजेपी अब संसद में अपने बहुमत को बढ़ाने के लिए संसद की सीटें बढ़ाकर क्या करना चाहती है और कैसे करना चाहती है, और कैसे वो 800 से ऊपर सीटें लोकसभा की करने के लिए क्या क्या कर रही है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। कि पर जो इस समय मैंडेट है और इस समय जो जनता का मूड है वो फ्लोरिडा से अलग नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और इजराइल में भी चुनाव है इसी साल, अमेरिका में भी मिड टर्म है नवंबर में, हमारे यहाँ 5 राज्यों के चुनाव हैं। हम देखना चाहेंगे कि ये जो वेस्ट एशिया का इलेक्शन है वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है। और आखिरी बात ये कि हमारे प्रधानमंत्री कितनी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जाते हैं या फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं, और जाते हैं तो किस तरह का आक्रमण करते हैं, वो क्या उसी तरह के आक्रामक मुद्रा में नजर आएंगे जैसा हमको हम देखते रहे हैं। तो फ्लोरिडा के एक चुनाव के बहाने हमने बहुत सारी बातें की और अपने दर्शकों के लिए कुछ सोचने को एक नया स्कूप दिया है। तब हो सकता है इस पर आगे देश में बहस चले। तो इसी नोट पर हम बातचीत को खत्म करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.